नमस्कार, मैं हूं करमबीर और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के ताज़ा घटनाक्रम के चक्र में हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे उनके बारे में मैं संक्षेप में पहले बता दूं। पहला मुद्दा होगा ममता बनर्जी से रिलेटेड है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के सही पर और वहाँ दो एजेंसियों को भाजपा ने हायर किया है और वो एजेंसियां गुजरात और हरियाणा के लोगों को वहाँ का वोटर बना रही हैं। दूसरा मुद्दा जुड़ा है उत्तराखंड यूसीसी विवाद से। उत्तराखंड में पिछले महीने ही यूसीसी लागू किया गया है और वहाँ कई मामले हाईकोर्ट नैनीताल पहुंच गए हैं। उसमें से एक मामला है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। तीसरा मामला है मायावती जी से जुड़ा है। आज उन्होंने फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर एक बार पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। चौथा मामला है आपका धर्मांतरण से संबंधित, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूर्वांचल के कुछ जिलों में पिछले कुछ महीनों से ईसाई ईसाई मिशनरी जो है मुस्लिम परिवारों को कन्वर्ट कर रहे हैं ईसाई धर्म में। और पांचवा मुद्दा जो है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, दो जजों की खंडपीठ ने, कि जितने भी टीचर हैं, तकरीबन देश भर में 5 लाख टीचर हैं, और उनको सबको सीटीईटी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, यानी दक्षता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तभी वो शिक्षक बने रह पाएंगे। सर, आपसे पहला मामला जी। ममता बनर्जी से जुड़ा है। जी। जो ममता बनर्जी ने कल आरोप लगाया था कि यहाँ पर दो एजेंसियों को हायर किया है बीजेपी ने और वो यहाँ पर वोटर बढ़ा रही है। उस पर आज खैर भारत निर्वाचन आयोग ने सफाई दी है कि वो एक ही नंबर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग मोहल्ले हैं, अलग अलग बूथ है, तो वो दूसरे जगह नहीं डाल पाएंगे वोटर। ये सफाई उन्होंने दी, आज दी है भारत निर्वाचन आयोग ने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य की मुखिया हैं जी। ममता बनर्जी जी। जी। और उनकी पार्टी और उनके वर्कर सब इस बात को खुले रूप से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में यहाँ पर हम्म। सत्ता हासिल करना चाहती है। हम्म। तो इनकी उस आरोप से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बगैर कमीशन के, यानी इलेक्शन कमिश्नर के संभव भी नहीं है। ये कैसे हो पाएगा? जी। और केंद्र सरकार के अधीन है कि आयोग तो कहीं ना कहीं संदेह आयोग को भी लेकर के उठता रहा है कि केंद्र के इशारे पर बहुत सारे काम आयोग करता रहा है। हालांकि उसमें केंद्र आयोग हमेशा अपनी सफाई भी देता रहा है। हम्म। लेकिन बहरहाल एक चर्चा में तो आ गया है ये कि फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं, और खासकर उसमें गुजरात और हरियाणा के इधर के जो बाहर के लोग हैं उनके नाम दर्ज करने की बात आई है। लेकिन उधर कांग्रेस ने भी के अधीर रंजन ने ये बात उठा दी है कि कोई भी सरकार रहती है उसके भारी तादाद में फर्जी वोटर रहते हैं, हम्म। और ये काम खुद वही पार्टी कराती है जो सत्ता में रहती है। हम्म। तो अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाकर के करा रही है, नहीं करा रही है, ये तो सुनिश्चित कर पाना अभी बड़ा मुश्किल होगा। इस पर कुछ भी टिप्पणी कर जी। पाना कि लेकिन कोई। सर, जैसा कि पहले से भी देखा जा रहा है, अधीर रंजन जी शुरू से ही ममता बनर्जी के खिलाफ रहे। कई बार वो बोल चुके हैं, बयान दे चुके हैं, इसीलिए उनको फिर एलओपी नहीं बनाया गया। राहुल गांधी जी इस बार बने और खैर को चुनाव भी चूंकि हार गए थे इस बार, तो अधीर रंजन जी। तो आपको क्या लगता है कि आज जो चुनाव आयोग ने सफाई दी, अगर यही सफाई कल दे दी होती तो हम्म। ज्यादा ठीक होता? हाँ, ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आयोग ने उसमें जो है थोड़ा विलम्ब किया है। लेकिन ये भी सही है कि फर्जी वोटर्स होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हम्म। जो दो मशीनरीशों एजेंसियों के हायर करने की बात हम्म। चीफ मिनिस्टर ने की है हम्म। पश्चिम बंगाल के हम्म। ममता बनर्जी ने, तो उसमें ये एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हाँ, शख्स उनके की पास भी तरफ से इनपुट कहा होते जा हैं रहा है, तो हाँ, खुफिया विभाग उनके के। सब इंटेलिजेंस काम करती है, उनके जी। लिए सब वो होता है। तो उसमें ये उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा, क्योंकि कुछ भी कहने के पहले इतने बड़े पद पर बैठा आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये बात अगर गलत साबित हुई तो मेरी बड़ी छीछा लेदर हो जाएगी। हम्म। तो इसको तो अब संदेह के घेरे में ला दिया है। और वैसे भी जो देश का सियासी माहौल है उसमें ये कहा जा रहा है हम्म। कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो है अगला निशाना पश्चिम ममता बंगाल बनर्जी। बंगाल बना। हाँ, अगले साल वहाँ विधानसभा का चुनाव भी हाँ। होना है। तो अब ये जो चुनावी दंगल अगले साल होने जा रहा है फिर से, 2026 में इलेक्शन है वहाँ पर, तो ममता बनर्जी ने अपनी जो आंतरिक बैठक है कार्यकर्ताओं के साथ, उसमें उनको सचेत किया है, उनके मतदाताओं को मतदाता सूची दी है कि आप इसको जो है सत्यापन करें, पता जी। करें सारे बीएलओ से, इनसे उनसे मिल करके। लेकिन बहरहाल कुल ले दे के ये बड़ा दिलचस्प है मसला कि कांग्रेस के अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बनाया, ममता बनर्जी कह रही है भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जी। तो अब ये तो ये कौन तय करेगा कि क्या सही है?
क्योंकि सरकार तो ममता के हाथ में है। हम्म, अगर ममता इस बात को ढूंढ करके सच्चा सच साबित कर देती है हम्म, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ के मतदाताओं के नाम पर दूसरों का नाम छाप करके और अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है। तो जी, ये जो ममता बनर्जी का एक खौफ है कि बीजेपी यहाँ हमको सत्ता से बेदखल करना चाहती है हम्म, और ये फर्जी हथकंडा अपना रही है, तो उसमें यकीन होगा लोगों को। लेकिन अभी कोई ऐसे सबूत सामने आए नहीं है, ये खाली एजेंसियों का नाम तक उन्होंने बता दिया कि कौन हम्म, कौन सी एजेंसी कर रही जी, है। जी, तो अगर वो एजेंसियां कर रही हैं तो उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया, हम्म। उसके खिलाफ क्या उन्होंने कोई एफआईआर कराई है या कोई आयोग को लिखा है या क्या किया है, उसमें तो कुछ होना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा मुद्दा वहां से निकल के आते हैं उत्तर प्रदेश में, मायावती जी से जुड़ा जी है, बहन मायावती जी जी से। उन्होंने एक बार पहले भी अपने भतीजे आनंद, आकाश आनंद को पहले पार्टी में सब कुछ सारा दायित्व दिया और फिर निकाल दिया था। अब फिर जब उनके जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ जी, अशोक उनकी, सिद्धार्थ हाँ, जी। उनकी लड़की से चूंकि आकाश आनंद की शादी हुई है, जी जब अशोक सिद्धार्थ को निकाला था तो आकाश आनंद ने एक्स पर कोई बयान नहीं दिया था, आज तक उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया। अब मायावती जी ने फिर निकाल दिया, उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया और वही आरोप लगाया कि क्योंकि अशोक सिद्धार्थ की लड़की है उनकी पत्नी, तो उसका असर पड़ रहा होगा उनके ऊपर। इस पे आप क्या कहेंगे? मायावती जी की जो स्थिति पिछले 7-8 सालों से देखी जा रही है, कभी उन्हें भाजपा का बी पार्टी बताया जाता है, कभी कुछ होता है, तो मायावती एक बहुत बड़ा कैडर वोट था बसपा का, बहुत बड़ा था, और वो बहुत सब बड़ा। भाजपा में शिफ्ट कर गया है। और उसके बाद बसपा के ज्यादातर नेता अब या तो सपा में है और कुछ भाजपा में है और कुछ इंडिपेंडेंट है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सियासत अजीब चीज़ है। जी, अब सियासत में बहुत ज़्यादा धन अर्जित करना या बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में सोचना और करना कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हम्म, जयललिता की यही हालत थी और जयललिता की ही तर्ज पर मायावती चलने लगी। हम्म, तो अब मायावती जी, जयललिता को भी ऐसा खबरें सामने आई थी कि उनकी जो सबसे करीबी थी उन्होंने उनको उनको स्लो पॉइजन या क्या दवा दे दे करके उनको कमजोर। शशिकला संभवतः नाम था। शशिकला का था। जी, तो अगर आपको वो कहानी याद हो तो उसमें आपने देखा था कि शशिकला को कैसे उसने कमजोर किया था, और अंत वही हुआ कि वो मर गई और बाद में वो हाँ, शशिकला जी सत्ता। भी उसके बाद हाँ, उनका भी खत्म हो गया, लेकिन विवाद में हुई मायावती है। जी का तो ये मामला है कि वो किसी भी तरीके से इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। मुझे याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी शरीक हुआ था, गया था। जी, तो उस वक्त इनका कोई नेता था, पार्टी का बहुत मजबूत लीडर था, हम्म, जिसने अपनी लड़की और बीवी और सबको टिकट देने की मांग की थी। हम्म, तो इन्होंने उसको ही निकाल दिया था। हम्म, जहां इन्होंने देखा कि कोई भी नेता अपने पूरे घर को लाना चाहता है पार्टी में, हम्म, टिकट विधानसभा और लोकसभा का, तो वो और ये धमकी देना शुरू करता है कि हम बसपा में तभी रहेंगे जब हमारे भी परिवार के इनको उनको। तो मायावती जी ने ऐसे लोगों को भी लात मार के निकाला है। वो एक मतलब आप देखिए, इनका मौर्य जी का भी वाकया था कि उनकी बेटी भी थी और वो स्वामी भी प्रसाद मौर्य स्वामी जी। प्रसाद मौर्य। तो ऐसे तमाम उनके क्या मिल जाएगा। तो अशोक हाँ, आनंद को भी, नसीमुद्दीन हाँ, सिद्दीकी रहे हैं। कभी कभी वो ले आती हैं कि नहीं हमारे वारिस मौजूद हैं, अशोक आनंद हैं और ये है। कभी वो कहते हैं कि मैं उसी को अपना वारिस बनाऊंगी हम्म, जो अम्बेडकर जी का या जो सिद्धांतों पे चले, सिद्धांतों काशीराम जी पर, के। काशीराम जी के हम्म, सिद्धांतों पर चलेगा, वो करेगा। तो उनका बड़ा मिस्टीरियस है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सीबीआई के खौफ से जो लोग कहते हैं कि हम्म, सीबीआई के डर से वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उन्होंने जब भी इलेक्शन खड़ा किया तो लोगों ने यही कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह से काम करने लगती हैं, कि यानी कहीं से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हुआ तो वहाँ एक और मुसलमान खड़ा कर दिया, दोनों को वोट मिला। तो जीता कौन? बीजेपी जीती। बीजेपी जीती। तो अब भारतीय जनता पार्टी बाद में कोसती भी है मुसलमानों को भी और दलितों को भी, सबको, कि समाजवादी पार्टी ने जो है धोखा दिया, हम जीत रहे थे। अरे हम्म, भाई, तो जब वो आप जीत रही थी तो आप वो क्यों नहीं मिल के आप लड़े? हाँ, विधानसभा में भी उनका एक ही विधायक है हाँ, उमाशंकर सिंह, वो भी हाँ, अपने दम धीरे पे है, धीरे इनकी आप कहाँ वजह से पहुंच नहीं गई हैं। है। जी, तो मायावती जी के बारे में ये है कि उन्होंने अशोक आनंद को भी ये समझा कि यहाँ पर भी जो है परिवार का, आकाश आनंद। आकाश आनंद, जी, तो आकाश आनंद को अगर हमने ज़्यादा वो दिया, सपोर्ट किया, तो फिर ये सिद्धार्थ का और इनका जो बेटी है, ये हम्म, सब जो अपना असर बढ़ा लेंगे। हम्म, तो वो है। अब आप देखिए ये कि उनके साथ इतने ज़माने से जुड़े हुए हैं सतीश मिश्रा जी। जी, जी, सतीश मिश्रा जी ने वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग चलाई कि साहब ब्राह्मणों को भी टिकट दीजिए। हम्म, हाँ, मायावती जी उसमें सरकार में आई थी, नकुल सरकार दुबे बनी। उसमें मंत्री तो थे। असली बर्बादी का सबब वहीं से शुरू भी हुआ।
होगा। बने खूब पंडित जी लोग, और खूब चरण छुड़वाया, ये किया वो किया, लेकिन उसके बाद से पार्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और जिस वक्त बसपा समाजवादी पार्टी से मिलकर चल रही थी, तो बहुत बड़ी पार्टी बनी हुई थी यूपी की। तो और शायद मायावती जी इकलौती देश में नेता होंगी जो भाजपा के साथ भी सरकार बना चुकी है, सपा के सपा साथ के भी, साथ, और लेकिन कांग्रेस के साथ भी एक बार गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी हाँ हैं। लड़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक खेल है। जी। जब बहन जी को ये लगने लगा कि ज्यादातर मुलायम सिंह ही चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं हम्म। और आने वाले दौर में हमें नुकसान हो सकता है, हम्म। तो लालजी टंडन उस वक्त हाँ, राखी हयात गांधी थे, उनकी हाँ, बहन थी। तो उन्होंने बहन बनाया। जी। अब एक खेल खेला हम्म। कि अगर आप बीजेपी से समर्थन हम आपको दे दें, हम्म। तो हम अपना कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हम्म। बने, आप बनी रहिए, हम सपोर्ट देते रहे। हम्म। मायावती मानी, हम्म। लालच में मुलायम सिंह किनारे होगी पार्टी उनकी। हम्म। तो गेस्ट बीजेपी, हाउस कांड के बाद आगे वाला। चाउस कांड के बाद जी। तो मायावती ने बीजेपी का हाथ दामन तो पकड़ा, लेकिन बीजेपी दूसरों की पार्टी को परजीवी पार्टी कहती है, खुद जी। उनको खत्म कर दिया बहन जी जी। को लाके। अच्छा सर, एक मामला आया है उत्तराखंड में यूसीसी विवाद से जुड़ा है, जी जी। पिछले महीने ही उत्तराखंड में लागू किया है धामी ने। अब उनके यहाँ स्थिति हो गई, सिरमौराते ही होले पड़े। लगभग 7-8 याचिकाएं उत्तराखंड हाईकोर्ट में लंबित हो गई है, ऐसी जिसपे खबरें कल, आई है, हाँ, मैंने भी पढ़ा उसको। कल उसमें एक आदेश भी किया है, 4 हफ्ते मांगा है कि पुलिस आपको किसी की निजी जीवन में दखल देने का क्या अधिकार है कि किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए। वो मामला जुड़ा है लिव इन रिलेशनशिप से। अब जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अब उनको लिए उसमें यूसीसी में संभवतः प्रावधान है कि उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी की लड़की है, वो अपने उसके पिता की बिना मर्जी के रह रही है, तो उसके लिए तो स्थिति खराब हो जाएगी। ये मामला सिर्फ हिंदू या मुसलमान जुड़ा नहीं है, सभी धर्मों से जुड़ा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यूसीसी क्या है और क्यों लागू हो रही है, हमें तो ये नहीं समझ में आता हम्म। कि जब शाहबानो का केस हुआ था, हम्म। आपको याद होगा, हम्म। कांग्रेस ने, जी। जी। तो उस वक्त मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में अपने उसको लेकर के बेचैनी हो गई थी कि जिसको हमने त्याग तलाक दे दिया है, तो राजीव गांधी जी ने पलटा था हाँ, उसको। तो वो एक मुकदमा पलट गया था। जी। तो वो शरई एतबार से, यानी उनके धार्मिक नियमों के हिसाब से तो सही था। हम्म। तो कह रहे थे कि साहब अगर ये कानून बन जाएगा तो फिर तो हमारी शराब खत्म हो जाएगी। हम्म। यानी जैसे आप समझ लीजिए कि कोई आदमी 7 फेरे लेता है, अगर 6.5 फेरे वाली बात हो जाए हम्म। कहीं हम्म। कि नहीं, 6वें फेरे में ये मर जाएगी, हम्म। 6.5 लगेगा, हम्म। तो ऐसा कोर्ट कर नहीं सकता। जी। और उस शाहबानो में ऐसा हो गया था। जी। हाँ, राजीव गांधी जी ने जैसा संसद मानता में। तो 7 फेरे की है या हाँ। 6.5 फेरे की आप बात की, तो वो टकराव हो गया था। तो उसी वक्त से दिमाग में आ गया कि ये तो अल्पसंख्यकों की इतनी ताकत बढ़ रही है कि हम्म। उन्होंने मुकदमा पलटवा लिया। हम्म। बस वहीं से जो शुरू हो गया हम्म। कि यूसीसी लॉ, हम्म। कॉमन सिविल कोड ला दो कि हम्म। एक कानून रहेगा जो हिंदुओं के लिए, मुसलमान, ठीक भी है ये बात। हम्म। लेकिन अब जो यूसीसी लागू किया गया, तो ये बड़ी चर्चा रही हम्म। कि वहाँ पर जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, धामी जी, हम्म। और वो मतलब परचम लिए घूम भी रहे थे कि सबसे पहले हमें हाँ, लागू करेंगे। इसमें पूरे देश में होड़ चल रही है, हाँ, होड़ चल हिंदुत्व रही थी, हिंदुत्व को हाँ, साबित हिंदू करने की की हम चल रही सबसे थी। बड़े नेता मध्य हैं प्रदेश हिंदुत्व के। वाले, उत्तराखंड वाले, सब हर सब आदमी जैसे स्थिति। लगता था कि बस हमारे हाथ में परचम है, मोदी जी हम लहरा देते हैं। योगी जी ने शुरू किया, उसके बाद सब हाँ, लेके दौड़ रहे हैं तो उसको। अब ये हुआ उसमें कि ये समझा जा रहा था कि भाई मुसलमानों को ठीक करने के लिए आ रहा है। जी। मुसलमान भी डरे सहमे थे कि अब यहाँ हाँ, पर लग मकसद गया तो है, यही था। मकसद यही था। जी। लेकिन हो गया उसकी उल्टा, अब गैर मुस्लिम उसमें फंसते चले जा रहे हैं। हाँ, उसमें ऐसे कई उसमें नियम हैं। ऐसे कैसे आपने डाल दिए हम्म। नियम के, अब कोई भी आदमी लिव इन रिलेशन में रहेगा, हम्म। तो वो जाए पुलिस को बताए कि साहब हम लिव इन रिलेशन में हैं, हम्म। और इसकी इत्तला अपने माँ बाप को भी दे। हम्म। तो माँ बाप कब कहेंगे कि तुम रहो लिव इन रिलेशन में? माँ बाप से बगावत करके या छिप करके ही तो एक खेल हो रहा है। हम्म। लेकिन ये निजता का मामला हो जाता है तो कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कहता कि लड़की अपनी शादी बालिग है कर सकती है, किसी के साथ रह सकती है। तो अब ये है कि जो ये कोर्ट में मामला आया है, तो वकील ने कोर्ट में यही बात कही है कि ये कैसे। अमरिंदा गोवर जी हैं, हाँ, सीनियर एडवोकेट हैं। हाँ, जी। ग्रोवर जी जो है, हम्म। उन्होंने ये बात कही है कि ये तो जो इसमें है, इसको इसको फिर से विधानसभा में इसको संशोधन करा करके कराया जाए। जबकि ये सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि ये इसलिए किया गया कि अगर लिव इन रिलेशन में लड़की के साथ
हादसा हो जाए, घटना हादसा घट हो जाए। जाए, और कहा कि लड़की चूंकि महिला कमजोर पक्ष होता है, हम्म, इसलिए इस तरह की धाराओं को उसमें जोड़ा गया है, नियमों को लाया गया है हम्म, कि कोई लड़का अगर धोखा दे हम्म, लड़की को, उससे बच्चा पैदा हो, हम्म। तो बच्चा जो है, मतलब उसको हाँ, उसको उसके हक मिल बाप का सके। नाम मिल सके, हाँ हक जी, मिल हाँ सके। हाँ, हक मिल सके। हाँ, वो उसको किसी तरीके से ये ना बताया जाए कि नाजायज। हम्म, तो कोर्ट में ये बात कहेगी, लेकिन अब उसमें इतने कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए हैं कि पहले पुलिस को दो, फिर उसको करो, उसको करो। तो ये जो है कि कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने भी ये बात कही कि भाई, ये तो है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे, लेकिन कैसे करे ये तय नहीं है उसमें। हम्म, तो कोर्ट ने बहरहाल ये सरकारी वकील से कहा है कि ये आप इसको देखिए, हम्म। और सरकार से कहिए कि इसमें इस तरह के संशोधन को वो हटाए। बहरहाल अब ठीक। ये एक तो सर बड़ा दिलचस्प मामला आया है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र कुमार पद्धा साहब, और न्यायमूर्ति तुषार राव गिडला। इन्होंने एक आदेश पारित किया है कल कि देश भर के जितने भी 8वीं तक के टीचर हैं, अब उनको सीटीईटी परीक्षा देनी होगी, और 4 हफ्ते में कहा है कि आप मतलब एनसीटीई से कि आप इसमें बनाइए, इसका प्रावधान बनाइए। तो जो टीचर अब रिटायर होने की कगार पे खड़ा है, तकरीबन ऐसे 5 लाख शिक्षक पूरे देश भर में है। तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी, अगर जिसको 2 महीने बाद रिटायर होना है तो उसे भी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये सरकार कर क्या रही, क्या सरकार इसमें लगी है, कोर्ट इसमें लगी है कि सबको घुमाए रहो, कहीं ना कोई परीक्षा देते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली ना बैठो। ये बात आप जो कह रहे हैं मैंने भी पढ़ी है, जी। और मैंने देखा है कि कोर्ट ने अ, ऐसे आदेश जारी किए हैं कि लोग, हर टीचर को दक्षता के लिए हम्म, परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सवाल है कि अभी तक क्यों कोर्ट चुप था, हम्म। और कोर्ट की तरफ से ये आदेश क्यों जारी हुआ, किसने शिकायत की, क्या शिकायत की, ये पूरी खबर में मैंने कहीं पढ़ा नहीं जी। कि किस बात पर, किस बात को आधार बनाते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया और है। नई नियुक्तियों पर भी आदेश और लगेगा, नई लागू नियुक्तों होगा। को किया, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कक्षा 8 से, और जो नीचे पुराने वाले हैं। शिक्षक हैं जी। नीचे वाले, उनकी नौकरी को बरकरार रखने के लिए कार्रवाई वो पूरी तरीके से वो हाँ, वो कोशिशें की सीटीईटी जाए। की हाँ, परीक्षा देनी हाँ, पड़ेगी। हाँ। तो लेकिन ये है कि ये नहीं समझ में आया कि कोर्ट क्यों आदेश कर रहा है। और क्या इतने साल से जो टीचर पढ़ा रहे थे वो सब ये गुणवत्ताहीन जी थे? जी यही हास्यास्पद जो लग रहा है। आईएएस आज की डेट में है उनको भी तो उन्हीं टीचरों ने पढ़ाया होगा। अब कोर्ट तो ऐसी चीज है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, हम्म, लेकिन कोर्ट ने ये कहा क्यों है, ये पूरी तरीके से उसको जो है उसमें वर्णित नहीं किया गया है, बयान नहीं किया गया है कि हम्म। ये दिक्कतें आई थी। अब इतने जमाने, जो रिटायर होने जा रहा है 55 साल 60 साल हाँ, का जो जिसका 2 महीना 3 महीना बचा है। बच्चा है, वो चले एग्जाम दे, नहीं तो उसका जो है सब रुक जाएगा, हाँ, पेंशन वेंशन सब पेंशन फंड वेंशन वंड सब सब खतरे रुक में पड़ जाएगा। जाएगी। तो कोर्ट में बहरहाल हो सकता है कि इसके खिलाफ टीचर जाएं, बड़ी अदालत हाँ, में वो सुप्रीम कोर्ट करें। जा सकते हैं। हाँ, और ये बात कहाँ से उठी है, ये आप मेरी भी नहीं समझ में आई पूरी, कि हम्म। कोर्ट ने ये किसकी शिकायत पर किया है। हाँ, सरकार, राज्य सरकार की राज्य है कि सरकार ने पर्सन, कहा क्या, कोई कहाँ पर्सन कोई है। कोर्ट गया, जी। कोर्ट तो व्यवस्था तभी देती है हाँ, जब कोई उससे कोई कोई इंजेक्शन पर्टिकुलर मांगेगा, रिलीफ मांगता मांगेगा। है कि जी। साहब ये गलत हो रहा है, बगैर हम्म, दक्षता के लोग पढ़ाए जा रहे हैं, हम्म, और इसमें तो दक्षता की परीक्षा होना चाहिए। जी। तो कोर्ट करे तो कोई हर्ज की बात नहीं। एक अंतिम सर मुद्दा है कि यूपी में खासतौर से पूर्वांचल में अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, इन एरियो में कुछ दिनों से एक नया चलन शुरू हुआ है कि जो मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको ईसाई मिशनरी बरगला के, फुसला के, और उन्हें वो ईसाई धर्म स्वीकार करवा रहे हैं। और उसमें एक सबसे मजेदार बात यह है कि उनका रहन सहन और वेशभूषा नहीं बदली जा रही है। खाली वो 4-5 चरण में क्या करना है, पहले ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो बीमार हैं, आर्थिक रूप से तंगी में हैं, फिर उनके घर जाते हैं, साल भर में वो मेल जोल बढ़ाते हैं, फिर अगले चरण में वो उनको थोड़ा सा आर्थिक मदद करते हैं। इस तरह करके फिर उनको प्रार्थना करना सामूहिक सिखाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? अब ये चीज सर, ये मतलब ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि अगर मुस्लिमों को भी कन्वर्ट कराया जा रहा है, हिंदुओं को कराया जा रहा था, ये सुना था मैंने, मुस्लिम भी कन्वर्ट हो रहे हैं, इस पर नहीं, क्या देखिए कहेंगे? यहाँ पे एक चीज है जी। कि जो बेइंतहा गरीब है, जी। अनपढ़ है, जी। कुछ नहीं मालूम, हम्म, उनका कोई धर्म नहीं। हम्म, उन नाम बस किसी ने रख दिया, भूरे हम्म, लाल हम्म, तो हिंदू हो गए, हम्म, रमजानी रख दिया तो मुसलमान हो गए, हम्म, ईदू रख दिया, बकरीदू रख दिया, हम्म, कोई नाम पड़ गया, पूछो क्या क्या हो ये नहीं बता पाते। तो ऐसे लोगों पर मिशनरीज ने शुरू से कोशिश की। हम्म, तो
जिसको कहते हैं कि दिखावे के लिए, तो मिशनरी ने जो हिंदुस्तान में काम शुरू किया था वो मदद के शुरू किया था। हाँ, मदर टेरेसा जी करती थी। हॉस्पिटल, शिक्षा, हाँ ये वो, ये हाँ जितने हमारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं जी सब उसी के तहत हैं। हाँ तो मुझे याद है कि बचपन में भी मैंने एक देखा था कि एक अंग्रेज थी, तो मैं जौनपुर का रहने वाला जी हूँ। जी तो मैंने वहाँ देखा था कि बचपन में मैं देखता था एक अंग्रेज आती थी, तो हम लोगों का घर चूँकि जमींदारी से जुड़ा जी हुआ था तो हवेली थी, जी तो अभी भी है। जी तो जौनपुर के में मैं देखता था कि साहब उतनी दूर से मुफ्ती महल्ला, मुफ्ती हाउस में एक अंग्रेज आ रही है, हम्म, और वो आ करके बैठती थी, और सबकी और बहुत ज़ईफ़ थी वो भी, जो हम्म, आती थी बहुत गोरी ज़ईफ़ थी, हम्म, जिसकी गोरी चिट्ठी अंग्रेज आना घर में, अंग्रेजी हम्म, बोलना और हिंदी धीरे धीरे बोलती थी, तो लोग उनको आदत से कुर्सी उर्सी दे के हम्म, बैठाते थे। तो वो मैंने बचपन में देखा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि ये लोग ये कोशिश करते हैं कि जाके हम उनके दिल को पढ़ें, जी हाँ, यही कर रहे हैं। कि उनके दिल में क्या चल रहा है, बीमारी क्या है, आर्थिक बीमारी स्थिति का क्या है, आर्थिक बच्चा पड़ कहाँ गया, पढ़ रहा धर्म है। वरम कुछ नहीं है, हाँ हमारा धर्म पैसा है। हाँ हमारी धर्म गुर्बत है, गुर्बत कोई दूर कर दे, पैसा ही हम्म, वही हमारा धर्म है, जी हम वही उसी में चले जाएंगे। तो हम्म, ये दोनों तरफ हो रहा है, हम्म, चाहे मुसलमान हो चाहे चाहे हिंदू। हिंदू हो। जी ये बात पहले संघ ने भी उठाई थी, और कहा गया था कि जो हिंदू मुसलमान बन रहे हम्म हैं या वो ईसाई बन रहे हैं, ईसाई ज़्यादा बन रहे थे, हम्म और तो उसमें तो ये था कि पैसा और वो दे करके अच्छा मकान दे दिया, हम्म। स्कूल स्कूल तक खुलवा देते। हाँ, बच्चों को उनके हाँ जो गरीब हैं जिनको हाँ, परिवर्तन कराना है, उनके बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी दाखिला स्कूल, करवा आप रहे हैं। पता चला आपका नाम था वो सुनील श्रीवास्तव, वाड्रा ने दिया नाम, आगे कुछ हाँ बढ़ा हाँ, दिया है नाम नहीं समझे। बदल रहे हैं ये हाँ लोग, नाम अपना नहीं रहन सहन बदल रहे बदला, हैं, तो हाँ वेशभूषा नाम बदल रहे पूरा हैं। रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ये सिर्फ गरीबों में, तो इसमें ये जिम्मेदारी हमारे देश के इंटेलिजेंस की, गृह हाँ, ये मंत्रालय फेल्योर की है। है, फेल्योर है, कि हम वही कह रहे हैं कि बिल्कुल संपन्न देश है, बहुत अच्छा है, बहुत लोग खा कमा रहे हैं, सब अच्छे से रह जी रहे हैं, और प्रधानमंत्री मकान दे रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है। सर, इंटेलिजेंस की स्थिति तो आप बेहतर जानते होंगे। 450 किलो आईडीएक्स आया था, आज तक नहीं पता चला। हाँ बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, हमारी हाँ आईबी और हमारे हाँ हाँ, हम नाक 007। नाक के नीचे हाँ, रहते हैं। डोभाल साहब जान ही नहीं पाए, हाँ, उस शेख हसीना को हम पाल खा खिला बताइए रहे हैं वहाँ पश्चिम हिंडन में। पश्चिम बंगाल बॉर्डर से हम ये नहीं हाँ, पता कर पाए कि इंटेलिजेंस से कब कि क्या वहाँ तख्ता पलट क्या हो गया। तख्ता पलट तो हो ये इंटेलिजेंस की स्थिति तो देश में बहुत खराब है। वो इनको खाली महाकुंभ नहलवाना है, गया। संसद बस करो। वही बात आ जाती है ना कि जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ बस सब चल रहा है, ठीक हम्म। उनका, कि ऐसे लेकिन ये इंटेलिजेंस। गंभीर मसला है हाँ, सर, ये ये बहुत गंभीर, बहुत बड़ा अगर गंभीर इस मसला तरह है। से धर्म परिवर्तन हाँ, होगा तो फिर स्थितियां और खराब बहुत होंगी। खराब होगी। अब जो लोग राम राज्य के लिए परेशान हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। अरे मुस्लिम हैं तो वो भी तो हैं इसी देश के, अगर ईसाई होंगे तो मुस्लिमों पे खाली थोड़ा ना इफेक्ट पड़ेगा, इसका तो हिंदू भाइयों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो बहुत भी पड़ेगा, इसके बहुत बाद पड़ेगा। अगला नंबर तो वही उन्हीं का लगेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सबसे पहली चीज़ यही है कि देश में जब ये रिपोर्ट तैयार की जाती है जी कि गरीबी का दर प्रतिशत ये है और संपन्न का ये है, तो उसमें ये देखा जाए ना कि जिनके जहालत है कि कहीं ये धर्म परिवर्तित ना कर लें, जो ऐसी एजेंसियां घूम रही हैं, हम्म पहले तो उनको रोकने पर वो हो हम्म कि कहाँ कहाँ ऐसे स्कूल हाँ, चल ऐसे रहे हैं, एनजीओ चल कैसे रहे आ हैं। जा हाँ रहे हैं, कैसे रजिस्टर्ड हो जा हाँ। रहे हैं, अब एफसीआरए कोई उनका आदमी कैसे हो जा गरीब रहा है। है, मदरसे में पढ़ने चला गया, बच्चा गरीब है, तो जब हिंदू था या क्या था, लावारिस था, पढ़ने लगा तो हम्म मुसलमान हो गया। अब हम्म, क्या साहब यहाँ पर मुसलमान बनाए जा रहे हैं, हम्म। तो तुम रोको ना भाई, सही बात है, ये काम है ये आपका। काम आपका आपको है। देश ने चुना इसलिए है। हाँ, तो इस खाली तरीके, 5 किलो राशन के लिए नहीं हाँ चुना है कि हाँ, 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन बेशक। दीजिए, बस चैन हाँ, से सो जाइए कि अब अगले साल फिर वोट मिलेगा तो हमको ये हिंदू तो मुस्लिम हमारे पे। देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं, और शिकायतें आ रही हैं, और उससे जो है धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है हम्म, सही कह रहे हैं कि आप। साहब यहाँ मिशनरी जो है मुसलमान को कर रही है और हिंदू को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने कमेंट, राय या सुझाव जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।